हेलो स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 4 5 तक बता चुके हैं। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है पढ़ते हैं। P बटे Q नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है Q अशून्य है अर्थात Q 0 नहीं है के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। आपको उदाहरण लेने अपनी तरफ से जहां P और Q पूर्णांक है। P और Q पूर्णांक है। पूर्णांक हम जानते हैं अच्छी तरह क्या होते हैं, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव प्रसार है। क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? हम लगा सकते हैं। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को क्या है। सबसे पहले तो हमें कुछ उदाहरण लिखने हैं। तो मैंने लिखा है P बटे Q जहां Q 0 नहीं है के रूप की परिमेय संख्याओं के कुछ उदाहरण मैंने ये लिखे हैं। आप देखिए ये उदाहरण है 1/2, 1/4, 1/5 एंड सो ऑन। ये सभी उदाहरण P बटे Q के रूप के हैं। किसी में भी Q का मान 0 नहीं है। Q का मान 2 है, 4 है, 5 है, इस तरह से किसी में भी 0 नहीं है। P और Q दोनों पूर्णांक हैं। ये 1 और 2, 1 और 4 ये सब क्या है, सारे के सारे पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त तो कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। आप देखिए कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। देखिए 2 और 25 इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। 1 और 10, 7 और 100, 1 और 25 एक तो है, एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो सारे उदाहरण हमने इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए ये लिए हैं। और जिसका शांत दशमलव प्रसार है, आप देखिए इन सबका प्रसार भी शांत दशमलव है, यानी सब बातों का ध्यान में रखा है कि P बटे Q के रूप के हो, Q 0 ना हो, शांत दशमलव हो और P और Q में एक के अतिरिक्त तो कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। इन सब बातों का ध्यान रखा है हमने और ये उदाहरण लिखे हैं। इन सब के हमने दशमलव प्रसार भी लिखे। 1/2 का दशमलव प्रसार है 0.5। आप इसको भाग करेंगे यही आएगा। 1/4 का ये है। ऐसे सभी के मैंने दशमलव प्रसार लिख दिए हैं। शांत का मतलब वो होता है जब हम भाग करते हैं तो मतलब जो है हमारा शेषफल 0 आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इन सभी में शेषफल 0 आएगा। किसी को भी आप भाग करके देख सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने भाग करना भी आपको सिखाया था और आप पहले समय पढ़ चुके हैं भाग करना। लेकिन अब ये भी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। उदाहरण लेने के बाद हमने कहा है कि आप ऐसा अनुमान लगाइए या लगा सकते हैं कि नहीं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। अब देखिए अनुमान लगाना है कि कौन सा गुण इसको संतुष्ट करेगा। ये देखिए यहाँ पर बटे में है 2, ठीक है। यहाँ पर हर में है 4। 4 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। यहाँ पर है 5, 2 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 1 और 5 के होंगे 5 गुणा 1 और फिर है 25। 25 के गुणनखंड होंगे 5 गुणा 5, इसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। 10 के गुणनखंड होंगे 2 और 5, 25 तो लिख लिया मैंने। और 100 के गुणनखंड क्या होंगे, देखो गुणनखंड भी बहुत आसानी से आप ऐसे निकाल सकते हो। जैसे 2 से काट लो 50 आ गया, फिर से काट लो 2 से 25 आ गया, फिर से काट लो। इस तरह से आप निकाल भी सकते हो। तो 100 के गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, अर्थात 2 का स्क्वायर गुणा 5 का स्क्वायर। अब इन सब में क्या खास बात हमने नोट की, क्या अनुमान हम लगा सकते हैं? तो एक अनुमान हमें दिख रहा है। ये पहले तो समझो सारी संख्या क्या है, हर है। हर के मैंने गुणनखंड करके देखे और इन सभी गुणनखंड में आप देखिए जो अभाज्य गुणनखंड है वो या तो 2 है या 5 है। सभी मैं एक की बात नहीं कर रहा हूँ, एक के अलावा एक तो कह दिया उन्होंने, एक तो है ही, एक के अतिरिक्त होता है। तो एक के अतिरिक्त सारे गुणनखंड या तो 2 है या 5 है। 2 5 2 5 2 5 2 5। अब आप इससे हम क्या नियम बना सकते हैं, हमने यही बात लिख दी गुण में कि Q के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 की घात या 5 की घात या दोनों की हो। ये गुण हमें समझ में आया। या तो 2 की घात है या 5 की घात है या फिर दोनों की घात है, 2 की भी और 5 की भी। तो इसको वैसे भी लिख सकते हैं Q इस प्रकार का होना चाहिए, 2 की पावर m गुणा 5 की पावर 5 की घात m। पावर का मतलब घात, 2 की घात m और 5 की घात m होना चाहिए। जहां m और n क्या है, ये पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या जो होती है 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3
3 4 ऐसी होनी चाहिए। यानी पूर्ण संख्याओं का मतलब यह है कि यहाँ पर m और n ऋणात्मक नहीं होने चाहिए, धनात्मक हो और जीरो भी हो सकता है। पूर्ण संख्याओं का मतलब ये, तो ये हो गया गुण इसका। तो उन्होंने कहा था कि उदाहरण लिखो और गुण बताओ, तो उदाहरण ये लिख दिए और गुण हमने ये बता दिया, और ये अनुमान लगाया हमने इसको देखकर, गुणनखंड देखकर कि इसके गुणनखंड के जो क्यू है, क्यू के अभाज्य गुणनखंड या तो 2 है या फिर 5 है या फिर दोनों है। चलिए अब अगला क्वेश्चन 7 करते हैं। क्वेश्चन 7 क्या है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिसके दशमलव प्रसार, जिसके दशमलव प्रसार अनमसानी आवर्ती हो। अनमसानी अनावर्ती हो। देखिए इसका सॉल्यूशन समझते हैं हम क्या है। पहले तो मैं अनमसानी अनावर्ती को इंग्लिश में बता दूं कि क्या मतलब है, ज्यादा सा सुनना आ जाएगा तुम्हारा। इसका मतलब है नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है? पहली बात तो आपको बताया, जो संख्याएं अनमसानी और अनावर्ती होती है वो अपर में होती है। पहला तो ये समझ लो, ये जो संख्याएं होती हैं, ये जो संख्याएं हैं वो कैसी होती हैं? अपर में होती हैं। जो संख्याएं अनमसानी और अनावर्ती होती हैं वो कैसी होती है? अपर में होती हैं। तो एक सिंपल से समझ लीजिए, आप अपर में संख्याओं के 3 उदाहरण देने हैं आपको, बहुत उदाहरण है, आपको 3 उदाहरण देने हैं। तो वो एक तो हो गया √2, एक हो गया √3, एक हो गया √5। ये 3 उदाहरण हो गए, और बहुत सारे लिख सकते हो आप। इसके अलावा दूसरे तरीके भी हैं, या दूसरे तरीके से भी आप लिख सकते हो। देखो एक नया तरीका बताता हूँ बहुत अच्छा, कि जैसे 1.1 मतलब चलो 0.10100010001 एंड सो ऑन। देखिए एक फिर एक जीरो, फिर एक फिर 2 जीरो, फिर एक फिर 3 जीरो, फिर एक फिर 4 जीरो। इस तरह से इसमें एक तो ये रिपीटिंग नहीं है, और दूसरा ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग भी और नॉन रिपीटिंग भी है, ये आवर्ती भी नहीं है और ये शांति भी नहीं है। तो ये अपर में संख्याओं को उदाहरण। अब ऐसे ही बहुत सारे लिख सकते हो आप, बन गया 2 लिखो, 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2। 3 लिखो, आप बहुत सारे लिख सकते हो, 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3। तो देखो ये आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। मैंने 2 तरीके बता दिए, कोई से भी आप 3 उदाहरण लिख सकते हो। हमें केवल ऐसी 3 संख्या लिखनी है जिनका दशमलव प्रसार अनमसानी और अनावर्ती हो, अर्थात नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हो। ये क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? परवें संख्याओं पांच बटे 7 और 9 बटे 11, 5 बटे 7 और 9 बटे 11 के बीच की 3 अलग अलग के बीच की 3 अलग अलग अपर में संख्याएं ज्ञात कीजिए। अपर में संख्याएं ज्ञात कीजिए।
चलो ज्ञात करते हैं। पहले तो ऐसा करते हैं, 5/7 को दशमलव प्रसार में लिख ले रहे हैं और 9/11 को भी दशमलव प्रसार में लिख ले रहे हैं। दशमलव प्रसार में लिखने के बाद हमें बहुत आसानी होगी इनके बीच की अपने संख्या लिखने के लिए। चलो पहले 7 से भाग करते हैं 5 को, तो 0 लेना पड़ेगा, 5 ले लिया तो 7 7 49, 1 बचेगा 10, 7 एकम 7 बचा 3, 7 चौक 28 बचे 2, 7 दूनी 14 बचे 6, 7 हो गए तो 7 8 56 बचे 4, 7 पंजे 35 बचे 5 बचेंगे। तो 5 से हमने स्टार्ट किया था भाई, 5 को ही तो भाग किया तो 5 ही आ गया। तब इसके बाद तो यही संख्या रिपीट हो जाएंगी, आगे सेम यही संख्याएं रिपीट हो जाएंगी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.7125 और इसके ऊपर बार लगा दो। ये संख्याएं हमारी पुनरावृत्ति हो रही है, ये रिपीट हो रही है। इसी तरह 9/11 का भी लिख सकते हैं हम। चलो इसका भी कर लेते हैं भाग। 11 से भाग करना है 9 को, एक 0 ले लो तो उसका एक पॉइंट ले लेंगे। 11 8 88 बचे 2, 0 ले लो, 11 एकम 11 बचे 9, 11 8 88 बचे 2, 11 एकम 11। तो आप देख रहे हैं कि एक बार 2 बच रहा है, एक बार 9 बच रहा है, एक बार 2 बच रहा है, एक बार 9 बच रहा है। तो एक बार 8 आएगा, एक बार 1 आएगा, एक बार 8 आएगा, एक बार 1 आएगा और यही चलता रहेगा। तो फिर इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं 0.81, इसके ऊपर बार लगा दो। ये दो संख्याएं इसमें रिपीट हो रही हैं, जबकि 5/7 में 6 संख्याएं रिपीट हो रही थी। आपको मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि बटे में जो संख्या होती है, जैसे 7 है तो 7 में से 1 कम कर दो 6, अधिकतम 6 संख्या ही रिपीटिंग ब्लॉक में आ सकती है, इससे ज्यादा अंक नहीं पुनरावृत्ति हो सकती। 11 है, इसमें अधिकतम 10 अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती थी, लेकिन केवल 2 अंकों की हो रही है। अधिकतम का मतलब ये नहीं हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं। तो अब मुझे इन दोनों के बीच में 3 अपर में संख्या लिखनी है। तो देखो बहुत ही आसान तरीका है इनके बीच में 3 संख्याओं को लिखने का। देखिए ये है 0.71, अगर 2 अंक देख लें, और ये है 0.81, ये 0.71 है, ये 0.81 है। चलो ऐसा मानो ये 71 है, ये 81 है। 71 और 81 के बीच में बहुत सारी संख्याएं 72, 73, 74 से लेकर 80 तक। इनके बीच के अपर में संख्या हमें कैसे लिखनी है? देखो पहले लिखो 72, यानी 0.3 पर में संख्या है, तो हम लिख देंगे 5/7 और 5/7 और 9/11 के बीच 3 अपर में संख्या है, 3 अपर में संख्या है। कौन कौन सी होंगी? देखो एक बार 71 की जगह 72 लिख दो, और अब जैसा भी तरीका बताया था ना, एक बार 0 1 1, 2 0 फिर 1, 3 0 फिर 1, ऐसे चलता रहेगा। 73 लिख दो, 1 0 1 0 0 1। अच्छा, और एक की जगह 2 भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है। हाँ मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 कुछ भी लिख सकते हो। ऐसा करो, बहुत आसान तरीका बताते हैं यहाँ पे। चलो इसमें 2 कर देते हैं, 2 2 0 0 2 ऐसे करके। अब 73 की जगह 74 लिख लो। अब कुछ और करो, 2 की जगह 3 रिपीट कर दो। चलो 3 0 0 3 0 0 0 3 ऐसे करके। अब आपको और बताएं बहुत तरीके, 74 का 75 लिख लो, 76 लिख लो, 80 तक कुछ भी लिख लो। बताएंगे जो 3 है ना, 3 लिख दी मैंने। और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे 72 है, यहाँ 1 की जगह 72 ही लिख लो हर बार, 73 ही लिख लो हर जगह, 2 की जगह 3 की जगह 74 ही लिख लो। ऐसे कितने भी तरीके बना सकते हो। वो तो आपको जानते हो कि दो संख्याओं के बीच में अनंत पर में संख्या होती है और अनंत अपर में संख्या होती है। तो उन अनंत में से हमें तो केवल 3 लिखनी है। तो बहुत तरीके हैं, ये 3 हमने लिख दी, कोई सी भी 3 लिख सकते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब देखिए इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9।
इसमें हमें क्या करना है, ये बताना है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याएं परमेय और कौन कौन सी संख्याएं अपर्मेय हैं। तो कुछ उदाहरण उन्होंने दे रखे हैं। सबसे पहले लिखा है √23 और फिर लिखा है √225 और फिर लिखा है 0.3798 और फिर लिखा है 7.478 7.478 चलो इनको समझते हैं पहले। देखिए वर्गमूल के अंदर 23 है और 23 जो पूर्ण वर्ग नहीं है, और आपको पता है कि वर्गमूल के अंदर अगर पूर्ण वर्ग नहीं होता है तो वो संख्या अपर में होती है। तो ये हो गई अपर में। क्यों हो गई? क्योंकि 23 पूर्ण वर्ग नहीं है। अब 225 तो पूर्ण वर्ग है। अब 225 क्यों पूर्ण वर्ग? 225 में आपको बता दूं 15 का वर्ग होता है। 225 जो है वो 15 का वर्ग होता है। 15 गुणा 15 होता है। आप मतलब इसके गुणनखंड करके भी देख सकते हैं, चाहो तो गुणनखंड कर लो। 3 7 21, 3 5 15, 3 से फिर से काट दो। तो आप ये समझो कि 225 के जो गुणनखंड हुए वो कितने हुए? 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। अगर आप इसके गुणनखंड कर दोगे यहाँ पर, ये हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। तो आपको पता है वर्गमूल में से जोड़े में से एक लिया जाता है, तो एक 3 आ जाएगा बाहर और एक 5 आ जाएगा। कितना आ गया? 15। 15 को हम लिख सकते हैं 15/1, अर्थात इसको हमने p/q के रूप में लिख लिया। और q शून्य नहीं है और pq दोनों पूर्णांक है, अतः ये कैसी संख्या है? परमेय संख्या है। तो हम इसके आगे लिख देंगे ये है परमेय। अब इसको देखो, ये दशमलव प्रसार शांत है, 8 के आगे कुछ है ही नहीं, तो फिर ये शांत है। तो शांत दशमलव जो होती है वो तो परमेय ही होती है, ये आपको पता है, वो तो परमेय ही होती है। अच्छा, ये जो चौथा एग्जाम्पल है इसको में आप देख रहे हो 4 7 8 4 7 8 ऐसे ही आता रहेगा और ये अनंत है। तो इसको आप लिख सकते हो, पहली बात तो 4 7 8 बार लगा दिए, जो संख्याएं रिपीट होती हैं उसके ऊपर बार लगा देते हैं। अब ये संख्या क्या है? मतलब जो है तो अनावर्ती, आवर्ती है, मतलब इंग्लिश में अगर समझे तो ये जो है रिपीटिंग है बट नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब उसका कोई एंड नहीं हो रहा है, और रिपीटिंग का मतलब 4 7 8 को रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो ये संख्या परमेय होगी। जो रिपीटिंग होती है, मगर रिपीटिंग हो तो वो रिपीटिंग होने के साथ साथ नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग तो परमेय होती है। लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होती है, दोनों चीजें नॉन हो, तो वो अपरमेय होती है। इसलिए ये संख्या कैसी है? परमेय है। और कौन सी बची इसके बाद? इसके बाद एक संख्या और बची, केवल 5वीं, और 5वीं संख्या ये है 1.1.101001001 एंड सो ऑन, इस तरह से। अब आप देखिए ये संख्या रिपीटिंग भी है, रिपीटिंग भी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई विशेष संख्या रिपीट हो रही है, जैसे ऊपर वाले में 4 7 8 रिपीट हो रहा था, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। 0 बढ़ते जा रहे हैं, कभी 1 है फिर 2 है फिर 3 है फिर 4 है, ऐसा बढ़ते जा रहे हैं। तो ये मतलब जो है रिपीटिंग भी नहीं है और टर्मिनेटिंग भी नहीं है, कहीं भी जाकर टर्मिनेट नहीं होगी, चलती रहेगी। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, ये अनावर्ती है और अशांत भी है, इसलिए ये कैसी है? अपरमेय। ये कैसी है? अपरमेय। ये अशांत तो थी लेकिन आवर्ती थी, अगर अनावर्ती होती तो ये भी अपरमेय होती, लेकिन ये परमेय है। तो ये 5 ही इसमें थे और ये आखिरी क्वेश्चन था। इस तरह आपकी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हुई। थैंक यू वेरी मच।